नमस्कार, लोकतंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक 63.54% वोटिंग हुई है। तेलंगाना के चुनावी मैदान में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी तीन अहम खिलाड़ी हैं। तेलंगाना में पहली बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन मुख्य मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। हालांकि चुनाव में एआईएमआईएम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब देखना यह है कि सरकार बनाने के लिए बहुमत के जादुई आंकड़ा 60 तक कौन सी पार्टी पहुंचती है। तेलंगाना में 60 के जादुई आंकड़े पर हर दल की नजर है। गुरुवार को तेलंगाना की जनता ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया और अब सभी को 3 दिसंबर का इंतजार है। अब जनता के फैसले का ऐलान होगा। गुरुवार सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं ने कतार में लगकर अपने मताधिकारों का इस्तेमाल किया। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और मतदाताओं ने शाम 6 बजे तक वोट डाले। वहीं तेलंगाना के 17 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों में जाकर वोटिंग की अपील की। उन्होंने कहा, मेरी फर्स्ट टाइम वोटर से भी अपील है कि वो भी अपने मताधिकारों का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करें। मतदान केंद्रों में कतार में लगे पहली बार वोट कर रहे युवा मतदाता के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी, तो वहीं महिला मतदाताओं ने भी सरकार चुनने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोकतंत्र के इस पर्व में तेलंगाना में नेताओं से लेकर अभिनेताओं ने भी जमकर वोट डाला। फिल्मों के सितारे जमीन पर उतरे, लाइन में लगे और फिर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं ज्यादातर सियासी दलों के नेताओं ने सुबह सुबह लाइन में लगकर वोट डाला। इस दौरान नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। कांग्रेस पार्टी सरकार बनने वाली है। आपको पता है, इतने दिनों से हम लोग जो मेहनत किए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना माहौल पूरा बदल चुके हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएंगे और शहीदों का जो इच्छा था, शहीदों जो उम्मीद रखकर तेलंगाना के लिए जान दिए, वो पूरे जो भी पेंडिंग इश्यूज है हम रिजॉल्व कर देंगे। हर तरफ से अच्छा न्यूज आ रहा है और बहुत ही अच्छा न्यूज आ रहा है और ऑलमोस्ट हमारे हर असेंबली हल्के में सेलिब्रेशन भी हो रहा है ऑलरेडी। अनफॉर्चुनेटली फॉर देम सेलिब्रेशन उनका खाली जाएगा, हमारा तो अच्छे से आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही उन्होंने कंफ्यूजन करने का कोशिश किया था, लेकिन अल्टीमेटली बीआरएस जीती है और इस बार भी बीआरएस ही जीतेगी। अब तेलंगाना में किसके सिर पर ताज सजेगा, ये बड़ा सवाल है। तेलंगाना में मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। हालांकि चुनाव से पहले हुए कई सर्वे में बीआरएस और कांग्रेस की टक्कर होने का अनुमान लगाया गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव से पहले सभी पार्टियों के दिग्गजों जैसे कि बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, बीआरएस प्रमुख केसीआर और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आदि ने जमकर प्रचार किया। केसीआर को अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा है, तो कांग्रेस को यकीन है कि वो अपनी गारंटी के दम पर इस बार तेलंगाना में केसीआर सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब होगी। कांग्रेस ने 6 महीने पहले जिस सियासी फॉर्मूले से कर्नाटक में बीजेपी के हाथों से सत्ता छीनकर अपने नाम की थी, अब उसी तर्ज पर पार्टी ने तेलंगाना में बीआरएस को मात देने का राजनीतिक दांव चला है। कांग्रेस ने कर्नाटक में 4 गारंटी दी थी, तो तेलंगाना में 6 गारंटी का दांव चला है। वहीं बीजेपी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही शुरू कर दिया था। हैदराबाद में जुलाई 2022 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता अमित शाह ने मुख्यमंत्री केसीआर और उनके परिवार पर धावा ही बोल दिया था। अक्टूबर और नवंबर सिर्फ 2 महीने के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के 5 दौरे किए। वोटिंग से पहले आखिरी 3 दिन का दौरा 25 से 27 नवंबर का रहा।
इस दौरान मुख्यमंत्री केसीआर के चुनाव क्षेत्र कामारेड्डी पहुंचकर पीएम मोदी ने अपने 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के सवाल उठाए। बातों बातों में पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी लपेट लिया। पीएम मोदी ने कहा, राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर भागना पड़ता है, अब केसीआर को भी भागना पड़ा है। दरअसल बीजेपी ने इस बार तेलंगाना में अपना पूरा जोर लगाया है। दक्षिण में कर्नाटक की सत्ता हाथ से फिसल जाने के बाद तेलंगाना बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर बीजेपी तेलंगाना जीत जाती है तो दक्षिण भारत में उसके पांव जमने का फिर से मौका मिल जाएगा। तेलंगाना के पूरे चुनाव प्रचार में बीजेपी ने केसीआर सरकार के भ्रष्टाचार, परिवारवाद और मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बनाया, जबकि कांग्रेस और बीआरएस अल्पसंख्यक वोटरों को अपने पाले में करने के लिए जी तोड़ मेहनत करती दिखीं। तेलंगाना में 12.7% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो 2014 के पहले कांग्रेस को अपना वोट करते थे, लेकिन तेलंगाना के गठन के बाद के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस के साथ जुड़ गए। हालांकि इस बार मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस और बीआरएस में बटे हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में मुस्लिम वोटरों की तादाद का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 40 सीटों में से 29 पर सीधे और 11 सीटों पर परोक्ष रूप से जीत हार तय करते हैं। तेलंगाना में जाति धर्म के मुद्दे के अलावा सभी पार्टियों ने कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस करते हुए जनता का समर्थन पाने की कोशिश की। सभी दलों के मैनिफेस्टो की कॉमन बात करें तो इसमें विशेष रूप से कृषि लोन चुकाने में राहत, पुरानी पेंशन योजना, वंचित समूहों के लिए वित्तीय सहायता, बेरोजगारी लाभ, बीमा योजनाएं और सरकारी नौकरी के अवसर शामिल हैं। अब जबकि जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, तो सभी को 3 दिसंबर का इंतजार है। अब तेलंगाना के ताज का फाइनल फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तेलंगाना में आज 119 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हुआ। ऐसे में हर किसी की नजर अब तेलंगाना में है, क्योंकि बीजेपी और बीआरएस और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं कि आखिर तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी। आज इसी पे हम भी बातचीत करेंगे कि तेलंगाना का राजा आखिर कौन बनेगा। चलिए सबसे पहले आपको अपने तमाम खास मेहमानों से मिलवा देते हैं जो इस पूरी खास बातचीत का हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता अनिल गोयल जी जुड़ चुके हैं। अनिल गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ चंदेश कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। चंदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं बीआरएस से नेता प्रिया गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिया गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ अनिल गर्ग जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले प्रिया जी, मेरा सवाल आपसे ही है, क्योंकि देखिए आप और एआईएम साथ दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है इसका ज्यादा फायदा आपकी पार्टी को हो सकता है? देखिए मैडम, एआईएम और हम साथ में दिखाई दे रहे हैं तो ये बात सही है जी। और इसका फायदा हमें मिलेगा, ये बात भी सही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के आरोप कांग्रेस वाले लगा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेके या दूसरी चीजों को लेके, तो वो आरोपों को मैं खारिज करती हूँ और उन आरोपों को वापस मैं उन्हीं की तरफ मोड़ देती हूँ। लेकिन फिलहाल आज की वोटिंग को देखते हुए बीआरएस अपना सरकार अपनी बनाने जा रही है, वापस तीसरी बार मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं भी कोई भी दौरा नहीं है। और इस बात को दम भरते हुए ही हम आपको बोल रहे हैं कि हाँ, हम वापस हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। जी, तो मतलब आप कह रही हैं कि वापस से बीआरएस जो है तेलंगाना में आने वाली है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं अनिल गोयल जी। अनिल गोयल जी, मेरा आपसे सवाल है कि जिस प्रकार से हमने पिछली बार देखा था कि सिर्फ एक सीट आपके हिस्से में आई थी, क्या लगता है इस बार भी वैसा ही कुछ समीकरण बन रहा है, क्योंकि आपने तमाम स्टार प्रचारक उतार दिए चुनाव से पहले? नलिनी जी, सही बात ये है कि तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ताकत के रूप में उभर रही है जी। और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये दोनों के मुंगेरीलाल सपने देखें बीजेपी वहां पर सरकार बना ली। लेकिन ये बात निश्चित है कि जितने भी आज भी अच्छी पुल आए हुए हैं, सबने बीजेपी को बहुत जबरदस्त बढ़त दिखाई है। बीजेपी ने वहां पर अपनी बहुत ताकत बढ़ाई है। बीजेपी ने अपने आप को वहां पर स्थापित किया है। जहाँ पर पिछली बार हमारे पास सिर्फ एक सीट थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी सक्सेसफुल पोल है, वो भी कम से कम 10 गुना 15 गुना बीजेपी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से हमने पश्चिम बंगाल के अंदर आज प्रमुख विपक्षी के रूप में हमने काम करा, आने वाले समय में बंगाल के अंदर वहां पर बहुमत से सरकार बनाएंगे और हमारे एमपी अधिक दिखाएंगे। उसी तरीके से तेलंगाना के अंदर भी बहुत कुछ चमत्कार होने वाला है और वो चमत्कार निश्चित तौर पर ये परिवर्तन दिखाएगा। आज जनता जो है कांग्रेस और बीआरएस दोनों के भ्रष्टाचार से परेशान है, दोनों के
परिवार बात से परेशान है। तो निश्चित तौर पर वो वहाँ पर बीजेपी आ सकती है। इसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई शंका वाली बात नहीं है। बाकी अब क्योंकि वोट पड़ चुके हैं, जनता ने अपना फैसला सुना चुके हैं और बहुत जल्दी 3 तारीख को रिजल्ट भी अपने पास आने वाले हैं जी। लेकिन आप एक बात देखेंगे निश्चित तौर पर, जहाँ पर कांग्रेस है, कांग्रेस के जो उनके नेता है राहुल गांधी अमेठी छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, इंदिरा गांधी कहीं और चले जाते हैं चुनाव लड़ने, इसी तरीके से बीआरएस भी निश्चित तौर पर उसकी स्थिति होगी, वो भी छोड़कर कहीं और भागेंगे और भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी। इसके अंदर कोई शंका वाली बात नहीं। जी, चंद्रेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रेश जी, लगातार जो है आपकी पार्टी हुंकार भर रही है, कह रही है तेलंगाना में बहुमत से आएगी। क्या लगता है कितनी सीटें इस बार आप लोग निकाल लेंगे? बिल्कुल सही बात है। सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं, हम राजस्थान में भी सरकार बनाने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार बन रही है। तेलंगाना के भ्रष्टाचार को वहाँ की जनता जान चुकी है और कोई भी दाल अब गलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ चाहे कितना भी छपाक कर ले, 2% से अधिक वोट मिलने वाला नहीं है। गृह मंत्री का तेलंगाना में जाकर ये घोषणा करना कि हम यहाँ पर ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे, अरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते भाई? उत्तर प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री बना लीजिए। तेलंगाना में जहाँ 2% आपको वोट मिलने जा रहा है, पता नहीं 2% भी वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आप वहाँ घोषणा करें ओबीसी मुख्यमंत्री देंगे। पहले देश को धर्म के नाम पर आपने बांटने का काम किया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया, अब ओबीसी वर्सेस सवर्ण आप कर रहे हैं। यदि आप ओबीसी के हिमायती हैं तो जाति जनगणना करा लीजिए, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक देने की बात कर लीजिए। नौकरियों और सेवाओं में ओबीसी के हकों की बात आप कर लीजिए, पिछड़ों दलित शोषित वंचित की बात कर लीजिए, महिलाओं की बात कर लीजिए। तो जहाँ पर आप हैं वहाँ पर तो ओबीसी के बारे में आप कोई चिंता कर नहीं रहे हैं, और जहाँ आपका कोई अस्तित्व नहीं है ओबीसी की बात कर रहे हैं। मैडम, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ को जान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के बहकावे में देश की जनता आने वाली नहीं है। हर मुद्दे पर ये लोग फेल हो चुके हैं और तेलंगाना में जो बड़ा राज्य है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। 5-0 से भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए 2024 का सेमीफाइनल कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। जी, हमारे साथ अनिल जी भी मौजूद हैं। अनिल जी, मेरा सवाल आपसे ये, जिस प्रकार से कांग्रेस कॉन्फिडेंस में दिख रही है, क्या लगता है कर्नाटक में मिली हुई सफलता का असर है ये? अनिल भाई चंद्रेश जी को सुन रहा था जी, वो सारा के सारी बातें जिस तरह से कह रहे थे, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको लगता है तेलंगाना में जिससे आप चर्चा के लिए आज बैठे हैं, उनका मुकाबला बीआरएस से ना होकर बीजेपी से। जी, उन्होंने बीआरएस के बारे में एक शब्द नहीं बोला, ओवैसी की पार्टी आईएम के बारे में कुछ नहीं बोला, वो सारी बात बीजेपी को कर रहे हैं। इतना मैं इनको बता देना चाहता हूँ, बीजेपी जितनी बार पिछले बार सीटें ली थी उससे 10-12 गुना ज्यादा सीटें लेने वाली है जी। 2018 में बीजेपी को जितनी सीटें मिली थी उससे 10-12 गुना ज्यादा। अब आप कैलकुलेशन में पड़ रहा है कि सरकार बीजेपी बनाएगी, सरकार बीजेपी तेलंगाना में नहीं बनाने जा रही है, तो मैं आपको निश्चित रूप से कह देता हूँ। लेकिन वो बहुत ज्यादा अपने आप को अपग्रेड करेगी, वह स्थापित कर रही है, और स्थापित करते करते हो सकता है अगले 5 साल बाद इस स्थिति में आ भी जाए। अभी जो मुख्य मुकाबला है वो बीआरएस और कांग्रेस के बीच में, इसमें कोई शक नहीं। बीआरएस चूंकि लंबे समय से वहां सत्ता में है, इसलिए उसको एंटी इनकम का फैक्टर का सामना करना पड़ रहा है, वो वहां पे मौजूद भी है। बाकी जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, नेपोटिज्म, परिवारवाद है। अब आप देखो, मजेदार बात है कि परिवारवाद की बात वहां कांग्रेस ने उठाई है तेलंगाना में चंद्रशेखर जी की पार्टी के खिलाफ, चंद्रशेखर जी के खिलाफ। यानी जहां जहां उनको लोग मुद्दे लगते हैं कि वो परिवारवाद पर बोलने से बाकी पूरे देश में बसती रही है। तो असली मुकाबला अगर तेलंगाना की बात करें, बीआरएस के और उसके कांग्रेस के बीच में है, और दोनों के बीच में, क्योंकि मैंने जैसे बताया बीजेपी 10-12 गुना ज्यादा सीटें लेने वाली है, मुझे लगता है बीजेपी इस बार वहां पे 2.5 का आंकड़ा छू सकती है। अगर ऐसा रहा और 7 सीटें इसकी रही, तो हो सकता है कि बीआरएस को इतनी कम सीटें आए कि ओवैसी जी की पार्टी मिलाकर ही बहुमत के आसपास ना पहुंचे, 2-4 सीटें कम पड़ जाए जी। तो हो सकता है फिर हर असेंबली फिर देखना पड़ेगा कि कांग्रेस बीआरएस मिलती है, बीजेपी को बुलाती है बीआरएस, या कांग्रेस और बीजेपी मिलती है। तो ये वहां पे दिलचस्प इतना पक्का है कि बिहार से जितनी बम्पर तोड़ जीत 2018 में ली थी, वो उसके आसपास रही है। बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला वहां पे है जी। अभी चंद्रेश जी बाकी राज्यों की बात कर रहे थे, अगर उन पर जाए तो बाकी राज्यों में कांग्रेस को
के पास बहुत कुछ खोने को है। राजस्थान 100% बीजेपी वहाँ पे गेन कर रही है, बीजेपी वहाँ पे सत्ता में रहेगी। मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचा जाएगी। छत्तीसगढ़ में मुकाबला बराबर का है। अभी छत्तीसगढ़ में कोई भी जीत सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी वहाँ बनाएगी, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। तो कुल मिला के कांग्रेस के पास तेलंगाना में गेन करने को हो सकता है, छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता बचाने के लिए हो सकता है, और राजस्थान में पक्का लूज होने ही वाले। जी प्रिया जी, बीजेपी कहीं ना कहीं तेलंगाना में साधते नजर आ रही है। तेलंगाना को बीजेपी की पूरी कोशिश है तेलंगाना को साधने की। देखिए मैडम, ये इनके आंकड़े हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं, बीजेपी वाले बोल सकते हैं, कांग्रेस वाले अपने लिए बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे विश्लेषक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक जी। तो मैं इन्हीं भाई को बता दूं कि आपने राजनीतिक विशेषज्ञ के हिसाब से अपनी बात रखी है, क्योंकि आपने जो देखा है, आपने जो न्यूज में देखा है, आपने जो सुना है। लेकिन हम फिर भी आपको एक ही बात बोलेंगे कि हमारी सरकार जो बनने जा रही है वो अपनी दम पर बनने जा रही है। उसमें MIM का भी गठबंधन हमें नहीं लगेगा, क्योंकि हम 80 क्रॉस करने जा रहे हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ी भी तो कांग्रेस और बीजेपी अपने आपस के टक्कर को ही खत्म नहीं कर पाएंगे, तो यह सरकार बनाने की बात ही उनकी कहां से आ जाएगी। और बीजेपी पार्टी का तो आप छोड़ ही दीजिए कि उनकी 5 सीटें अगर यहाँ आ गई तो बहुत ज्यादा हो गई। और रही बात कांग्रेस की, तो ठीक है, अभी उनके ख्याली पुलाव चल रहे हैं, चलने दीजिए। उनके ख्याली पुलाव भी 3 तारीख को डब्बे खुल जाएंगे और सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन हम फिर आपको एक ही बात बताने जा रहे हैं कि KCR की पार्टी अपनी दम पर ही अपनी पार्टी बनाने जा रही है, हमें किसी के सहयोग की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। प्रिया जी, कर्नाटक में जीत दर्ज कर ली है कांग्रेस ने और 6 गारंटी लेके तेलंगाना में उतर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता दरक जाए। देखिए, ये तो 6 गारंटी लेके तेलंगाना में उतरे हुए हैं मैडम। यहाँ तो हमने न जाने कितनी गारंटियां जनता के बीच में रखी हुई है, जो पहले से हम देते आ रहे हैं। और जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। आज की जनता पीसफुल शासन चाहती है। आज की जनता दंगे, लड़ाई, फसाद ये सब नहीं चाहती। आज की जनता कर्फ्यू नहीं चाहती। आज की जनता चाहती है पीसफुल शासन रहे, मिलजुल कर सभी रहे। आज की जनता जातिवाद नहीं चाहती, वर्ग विभाजन नहीं चाहती। और ये सारी चीजें हमारे तेलंगाना में पीसफुल चल रहा है। इसीलिए जनता समझदार है और जनता अपना मत KCR को देकर के 3 तारीख को वापस चंद्रशेखर जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अनिल जी, देखिए प्रिया जी ने साफ कह दिया है कि BRS वापस से सत्ता में आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि BRS सत्ता में आ रही है? नहीं, मैं तो सर नलिनी से एक बात कहना चाहूंगा कि पूरी डिबेट के अंदर मेरे जो दोनों प्रवक्ता बैठे हुए दोनों पार्टियों में, इनके सब दोनों की निगाह में मेन विपक्षी दल वहाँ बीजेपी है। ना BRS कांग्रेस को मेन विपक्षी दल मान ली, ना कांग्रेस BRS को मेन विपक्षी दल मान लिए। और इस तरह में जो हमारे अनिल जी हैं, अनिल गर्ग जी का भी जो भी वो भी ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी वहाँ पर बहुत अधिक आगे जाने वाली है, बहुत अधिक गेन करने वाली बात है। तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बीजेपी तेलंगाना के अंदर प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में उभर रही है। और जब प्रमुख राजनीतिक दल में उभरती है तो 63 विधानसभा की स्थिति होती है, तो बीजेपी के हाथ में पावर बन सकती है। और कोई चमत्कार नहीं है कि ये दोनों आपस में लड़ते रह जाए और बीजेपी सीट निकाल जाए। लेकिन अनिल जी, साउथ में आपकी पार्टी की स्थिति बेहद बेहतर नहीं देखी गई है जी। छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और बीजेपी को लाभ हो रहा है। तेलंगाना के अंदर बीजेपी को लाभ हो रहा है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, बीजेपी को लाभ हो रहा है। ये किस मुंह से बीजेपी, और बीजेपी मध्य प्रदेश के अंदर भारी बहुमत से जीत रही है, इसके अंदर भी कहीं से कहीं तक भी दो राय नहीं है। आज इस पूरे 5 राज्यों के चुनाव के अंदर टोटल ये देखेंगे बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस घटती दिखाई दे रही है। या जहाँ की बाकी विपक्षी सरकार है, आज चाहे BRS भी तेलंगाना में घटती दिखाई दे रही है। इस बात को हम BRS की प्रवक्ता भी कोई मानना पड़ेगा कि पिछली बार से कम सीटें इनकी आएंगी हर सूरत में, और बीजेपी हर जगह बढ़ रही है। और ये जो बीजेपी बढ़ रही है, इसका परिणाम आप 2024 के अंदर भी देखने वाले हैं। 2024 के अंदर भी बीजेपी भारी बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने के लिए जा रही है। आज मैं कुछ कहूँ, ये कोई भी हमारे यहाँ बैठे कोई भी कुछ कहे, वोटर ने तो जो अपना फैसला वो सुना चुका है। अब वोटर बिल्कुल मत पेटियों में वोट बंद हो चुका है। हमारी किसी के भी कहने से वोटर का मन नहीं बदलने वाला। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर है कि बीजेपी हर जगह बढ़ रही है, और बीजेपी बढ़ रही है इसलिए बढ़ रही है कि बीजेपी के लिए सबसे पहले राष्ट्र, सबसे पहले देश है। वो राष्ट्र की सेवा में लगना चाहती है, वो देश के गरीब से गरीब व्यक्ति पर पहुंच करके सरकारी की उपलब्धि दिखाना चाहती है। आज आप ये देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर 41 मजदूर जैसे पूरी सरकार ने पूरी ताकत लगा करके उन मजदूरों को निकाला है, जिस तरीके से निकाला विश्व के अंदर भारत की वाहवाही हो रही है। तो ये देश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी
काम पर विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी हर गरीब से गरीब मजदूर की जान को भी उतना ही महत्व देती है जितना एक बहुत बड़े आर्थिक खरपति के लिए। लेकिन देखिए, बढ़ने का दावा तो अनिल जी कर्नाटक में भी किया गया था ना, कर्नाटक में भी किया गया था बढ़ने का दावा। देखो मैं एक बात बड़ा स्पष्ट है जी, कि जब एक चुनाव होते हैं, जब युद्ध होते हैं, तो कहीं पर जीत कहीं पर हार होती रहती है। लेकिन इन ऑल आप ये देखेंगे कि बीजेपी की नीतियों से पूरा भारतवर्ष की जनता जो है उससे प्रभावित है। भारतवर्ष की जनता जानती है कि हमारा हित जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। जी। वो सब देश के बारे में सोचती है, बाकी पार्टी है अपने परिवारों के बाद में, परिवार के बाद में सोचती है कि हमारा परिवार कैसे आगे बढ़े। अब जैसे कि मैं निश्चित तौर पर है कि कांग्रेस यहाँ पर परिवारवाद का नारा लगाते, परिवारवाद से ग्रस्त है, तो निश्चित तौर पर जो ये लोग जो है अपने परिवार को बचाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने परिवार की संपत्ति को बचाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी माफियावाद खत्म करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद खत्म करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद खत्म करना चाहती है। और देश की जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जो कह रही है वो ही कर रही है, और वो करके दिखा रही है। हम उद्घाटन नहीं करते, हम अगर उद्घाटन करते हैं किसी चीज का तो उसको पूरी तरीके से उस काम को भी समय तरीके से निपटा करके दिखाते हैं। आज पूरे विश्व के भारतीय जनता पार्टी का भारत का जो नाम हो रहा है, हमारी जो सरकार का नाम हो रहा है, वो सब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। और आज बड़े मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि ये जो जातिवाद की बात करते हैं और हमारे ऊपर जातिवाद का आरोप लगाते हैं। जाति देश के अंदर 4 ही जाति है, जो एक गरीब, एक महिला, एक युवा और एक किसान। और हम किसान का भी डेवलपमेंट चाहते हैं, हम युवाओं का भी डेवलपमेंट चाहते हैं, मगर हर गरीब का भी विकास चाहते हैं, और हम महिलाओं को भी मजबूत करना चाहते हैं। चलिए इसी पर चंद्रेश जी से जवाब ले लेते हैं जल्दी से। चंद्रेश जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया कि सिर्फ महिला, किसान, युवा और आमजन के विकास की हम बात करते हैं, जातिवाद की बात नहीं करते। लेकिन ठीक चुनाव से पहले तेलंगाना में प्रधानमंत्री ने ही कह दिया है कि 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए। मैडम, भारतीय जनता पार्टी का विकास से ना कोई सरोकार है, ना विकास से दूर दूर तक इनका कोई लेना देना है। इस मंच पर मैं 50 बार कहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 और 2019 के चुनाव में देश के लोगों से जो वादे किए थे, उनमें से कितने वादे आज तक पूरा किए? एक भी वादे नहीं पूरा किए। और जब ये वादे पूरा नहीं कर पाए तो विकास दिख कहाँ रहा है? महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये भाजपा की देन है। मनमोहन सिंह के 10 साल की सरकार और मोदी जी के 10 साल की सरकार का तुलना कर लिया जाए, दोनों में कितने लोगों ने क्या क्या काम किया है, और उस आधार पर समीक्षा हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आखिर विकास जब भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो प्रधानमंत्री जी किसी भी राज्य में विकास के मुद्दे पर और अपने कार्यों के, अपनी उपलब्धि के मुद्दे पर चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता लेकर आती है, और वो जानती है कि इसके बिना वो चुनाव नहीं जीत सकते। यदि ये लोकतांत्रिक लोग हैं तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में निर्वाचित सरकार को गिराने का काम क्यों किए? कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और अपने उपलब्धियों के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। हम राजस्थान में घर घर जाकर बता रहे हैं कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी जो 500 में गैस का सिलेंडर देने का काम की। ये बता दें किसी राज्य में इन्होंने दिया हो? हमने छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदकर लोगों को रोजगार देने का काम किया है। आप बताएं कि जितने रेट में छत्तीसगढ़ में हम धान खरीद रहे हैं, उस रेट में उत्तर प्रदेश में या भाजपा शासित राज्य में क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? हमारी जहां भी सरकार है राज्य में, हमने पुराने पेंशन योजना को बहाल किया है और सरकारी कर्मचारी खुश हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने जा रहे। इसलिए मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ, 3 तारीख को आप चैनल पर बुलाइएगा मैडम जी, और भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता को बुलाइएगा, विश्लेषक जी को भी बुलाइएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उस दिन मैं जवाब सवाल करूंगा। दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं उन प्रवक्ताओं में से नहीं हूँ जो हवा में बातें करते हैं। हम लोग जमीनी लोग हैं, गांव समाज घर से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीति का हमें भी अनुभव है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रहे हैं, और तेलंगाना में भी हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में
किसी भी राज्य में ये सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। अभी विश्लेषक महोदय तमाम बातें कर रहे थे जी। आप किन मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? आप बताइए ना कि आपने इन राज्यों में क्या किया है, देश में आपने क्या किया है, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के अलावा देश को क्या दिया है? आपने तो कहा था कि स्विस बैंक से पैसा वापस लाएंगे, क्यों नहीं आया जनाब? कहाँ गया पैसा? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना, डॉलर के मुकाबले रुपए के मजबूत करना, कहाँ गया सब वादे? 100 स्मार्ट सिटी बनाना, काशी को क्योटो बनाना, देश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना, कहाँ गया सब मामला? तो देखिए क्या है ना कि देश की जनता को गुमराह आप लंबे समय तक नहीं कर सकते। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठ के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। देश की जनता को एक दिन न एक दिन सच्चाई का पता चलेगा, और जिस दिन सच्चाई का पता चलेगा वो आखिरी दिन होगा आपके लिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सेमी फाइनल है, और इसमें देश की जनता को सच्चाई पता चल चुका है। इन 5 राज्यों में हारने के बाद पूरे देश में इस बात पर विचार होने लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कमजोर हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। और जिस संगठन की बात भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे उनको बता देना चाहता हूँ जी कि हवा जब विपरीत हो तो पन्ना प्रमुख भी काम नहीं आते हैं। आपका संगठन तेलंगाना में भी था, आपका संगठन हिमाचल प्रदेश में भी था, आपका संगठन जो है कर्नाटका में था, आपका संगठन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में आपका संगठन था, आपका संगठन उड़ीसा में भी है, आपका संगठन दक्षिण भारत में भी है, और हर जगह आपको कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन के घटक दल ने हराने का काम किया है। कहीं 1-2 जगह आपने गलती से सरकार, चोरी से सरकार बना ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दिए होते तो हम सरकार बहाल कर देते। यदि आपने काम किया है तो चोरी से सरकार क्यों बनाना है? एक हीरोइन के कहने पर, कंगना रनौत जी के कहने पर इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि एक एक्ट्रेस के माया जाल में फंसकर भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने एक निर्वाचित सरकार को गिराने का काम किया। ये देश के इतिहास में लिखा जाएगा, और देश की जनता इस बात का हिसाब महाराष्ट्र के, गुजरात में, इस देश की जनता राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, और इन्होंने जो मध्य प्रदेश में गलती की। ठीक है चंद्रेश जी, ठीक है। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जिस प्रकार से पूरी सियासत को लेके गहमा गहमी चल रही है, क्या लगता है तेलंगाना साध पाएंगे आप लोग? मैं नानी जी फिर से पूछ रहे हो ना, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। मेरे भाई महंगाई की बात कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है, इनकी सरकार नहीं करा है। और जो इस पर वेट टैक्स लगा करके जो गरीब जनता का पेट्रोल और डीजल और आप भैया सुनने की मत रखो, सुनने की मत रखो। एक शिष्टाचार होता है, आप शिष्टाचार होता है, आप शिष्टाचार मेरे साथ अनिल गर्ग जी भी मौजूद हैं। अनिल गर्ग जी भी मौजूद हैं। सर इस तरीके से नहीं। अनिल गर्ग जी मेरा सवाल आपसे है सर, जिस प्रकार से AIMIM और बीजेपी एक दूसरे को विरोधी बताती हैं, आपसे जानना चाहता हूं। जी सर, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। अनिल गर्ग जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस प्रकार से सर एक एक करके इस प्रकार से किसी की आवाज नहीं आएगी। मेरी बात फिर वही बात जी, मेरी बात तो सुनिए। चंद्रेश जी, मुझे अनिल गर्ग जी से सवाल तो करने दीजिए। चंद्रेश जी थोड़ा संयम बरतिए, आपके बारे में भी मौका मैंने आपको दिया है। अनिल गर्ग जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस प्रकार से बीजेपी और AIMIM एक दूसरे को विरोधी बताते हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार ये कहती आती है कि बीजेपी की बी टीम है AIMIM, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी तेलंगाना में हम चर्चा कर रहे हैं तेलंगाना चुनाव। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना कि AIMIM किस पार्टी के साथ खड़ी है जी। स्पष्ट तौर पे अभी BRS के साथी यहाँ बैठी है, इनको अभी मानना है सिर्फ वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बाकी BRS को समर्थन कर रही है। हालांकि ये भी मजेदार है कि BRS उन 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ रही है जहाँ पे AIMIM भी चुनाव लड़ रही है। तो ये एक उनका फ्रेंडली मैच है। बाकी जगह मुस्लिम लीग जो पार्टी है, ओबीसी की पार्टी है, ये BRS को सपोर्ट कर रही है। तो बीजेपी तो वहाँ मुकाबले में है इनके खिलाफ, बीजेपी की साथी कैसे हो सकती है? ये बात तो ठीक है, अगर देश के अंदर राज्यों में जहाँ चुनाव होते हैं और AIMIM चुनाव लड़ती है तो जो मुस्लिम वोटों को वो लेती है, वो नेचुरली अगर वो वहाँ ना खड़ी हो तो वो मुस्लिम वोट
हो सकता है कांग्रेस या दूसरे ऐसे दलों को जाए जो भाजपा के खिलाफ खड़े, तो जी। वहाँ हो सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से वो भाजपा को मदद दे पाती हो, लेकिन साथी तो नहीं हो सकती। विचार अलग, बात अलग, भाषण अलग, वोटर अलग, मुद्दे अलग, मतलब कोई एक चीज आप दोनों में से ढूंढेंगे तो 100 में से एक चीज भी ऐसी कॉमन नहीं मिलेगी जो इन दोनों में। बीजेपी और एआईएम दोनों विरोधी पार्टी है, तो इनको कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इन दोनों को साथी कहना तो एक अलग बात है। जी। दूसरी बात, अगर आप तेलंगाना के आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसे मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने दहाई को आंकड़े को छू ले, यानी 10 गुना प्रदर्शन कर दे पिछली बार के मुकाबले में, तो इनके लिए बहुत बड़ी जीत है। ये सत्ता के आसपास नहीं हो सकते, लेकिन इनका निशाना कुछ और है। भारतीय जनता वहां पे आप देखिए लोकसभा की 17 सीटें हैं जी। और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 4 सीटें जीती थी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी शायद भाजपा के साथी भी वेस्ट बंगाल का उदाहरण दे रहे थे। वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना सत्ता का सफर शुरू किया था, 2 सीटों का सफर किया 2014 से, तो उन्होंने जब वहां पे मेहनत की, अपना संगठन खड़ा किया, सरकार के खिलाफ रजिस्ट्रेशन किया राज्य सरकार के खिलाफ, तो 2019 में वो 2 से 18 पे आ गए जी। तो वेस्ट बंगाल की सत्ता तो नहीं ले पाए, लेकिन सत्ता को चुनौती देते हुए वहां पे अपना लोकसभा में प्रतिशत को बहुत गुना सुधार कर लिया, यानी 8 गुना सीटें बढ़ा ली उन्होंने। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ 4 से ये लोग अपनी लोकसभा सीटें 10 पे ले जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी जी। तो ये आखिर सीटें घटेगी किसकी, बीआरएस की या कांग्रेस की? ओवैसी की तो एक सीट है, वो परमानेंट है, वो उनको मिलने ही वाली है। अब असुद्दीन ओवैसी तो लोकसभा आने वाले हैं उस सीट से। लेकिन सर 9 सीटों पर उनकी पकड़ रहती है। नहीं, लोग उनकी पकड़ नहीं रहती। अगर बीआरएस अपना मुकाबला वहां पे कठिन कर दे तो वहां पे उन 2 सीटों को भी चुनौती में आ जाएगी, लेकिन बीआरएस और एआईएम का मुकाबला नहीं होता वहां पे। जी। कहने को वो चुनाव लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन वो फ्रेंडली है। आप ये मुझे बताइए, अगर वो असली में चुनाव लड़ रहे होते वहां पे उन 2 सीटों पे, तो बाकी जगह एआईएम क्यों कहता है बीआरएस के साथ खड़े? मेरा ये कहना है, इस बार बीआरएस और कांग्रेस का बीच सीधा मुकाबला है, कठिन मुकाबला है, और इस बार अगर वो ओवैसी जी की पार्टी के साथ बीआरएस मिलकर भी बहुमत बचा ले तब भी एक बड़ी बात होगी। अभी मेरी साथी बीआरएस की बहन कह रही थी कि हम कर लिए मेजोरिटी लेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है अगर 2014 वाला भी अगर स्कोर हासिल करते हैं तो भी ये बीआरएस की बड़ी जीत वाली जाएगी। जी। लेकिन ये हो सकता है कि ये दोनों पार्टियां मिलके, क्योंकि कांग्रेस को इस बार काफी कुछ गेन होने वाला है, ये भी हो सकता है कि कांग्रेस इस बार 2018 और 2014 का जो चुनाव में सीटें मिली थी उन दोनों को मिला के उतनी सीटें अकेले 2023 में जीत ले। लेकिन सत्ता का जो लड़ाई है वो बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। हंग असेंबली होने के चांस है, लेकिन उनको ओवैसी जी की पार्टी का बिना कहे समर्थन है, कांग्रेस को समर्थन करेगा, ये देखने वाली बात है। प्रिया जी हमारे साथ आप भी बनी हुई हैं। मैम, लगातार राहुल गांधी इस प्रकार के आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि उन पर बीजेपी की खिलाफत करने की वजह से 24 केसेस लग गए, बंगला छिन गया, लेकिन बीआरएस पे कभी कोई कार्यवाही नहीं करी गई। देखिए मैडम, बीआरएस पर बीजेपी के द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं करी गई ये तो बीजेपी वालों को पता है जी। क्योंकि कांग्रेस आज यहाँ तेलंगाना में आकर ये बड़े बड़े दावे कर रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की ए टीम बीआरएस ए या बी टीम कुछ आरोप लगा रहे हैं। तो बीजेपी लगाते हैं कि कांग्रेस की ए टीम है, वो बोलते हैं कि बी टीम है। मैंने कल भी आपके माध्यम से आप इस मंच पर बोला था कि अगर बीआरएस कुछ गलत करती है तो केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी अगर उसके पास पूरा अधिकार है कि कोई राज्य में कोई भी सरकार गलत काम करती है, जैसे कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी की सदस्यता किस लिए ली गई थी वो उनको पता है, पूरी पार्टी को पता है। लेकिन प्रिया जी बीआरएस पर आरोप लगाने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही है। बीजेपी ने भी ये खुलकर कहा है कि आप लोग परिवारवाद पर काम करते हैं, आप लोग भ्रष्टाचारी हैं, तो इस पर भी तो बीजेपी ने आपका घेराव किया ही है ना। मैं भी उसी मुद्दे पर आपके पास आ रही हूँ मैडम। अब ये जो रही बात परिवारवाद की, तो परिवारवाद में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो इस हमाम में नहाए हुए नहीं है। पहली बात, मैं कांग्रेस का तो परिवारवाद विरासत में चल ही रहा है, आप सभी को पता है। रही बात बीजेपी की, तो मैं आपसे पूछती हूँ सिंधिया परिवार कहाँ है आज? क्या वो परिवार नहीं है जी? मुझे आप बताइए। अरनाथ ठाकुर जी आज जो मिनिस्टर बैठे हुए बन के, उनके पिताजी कौन थे? आप मुझे बताइए कौन थे उनके पिताजी? और इतना ही नहीं, जो बीजेपी आज ये भ्रष्टाचार का भी बहुत चीख के पुकारा मचा के भ्रष्टाचार परिवारवाद पर जो गाना गा रही है, जितने क्या इन लोगों ने, क्या इनके पास में कोई एक ऐसी मैजिक है कि जो इनकी पार्टी में चला जाता है वो बिल्कुल साहूकार बन जाता है, और दूसरी पार्टियों में होता है वो भ्रष्टाचारी में लिप्त होता है। परिवारवाद दूसरी पार्टी है तो परिवारवाद है, और इनकी पार्टी में यदि वही परिवार सम्मिलित है तो वो परिवारवाद नहीं है।
तो इनके पास ऐसी कोई मशीन है क्या जिससे ये साबित कर दे कि हम सही हैं और दूसरी पार्टियां सारी गलत हैं? प्रिया जी, अगर ऐसी मगर होती दिल्ली तो शराब वही घोटाले बिल्कुल मामले में बताएंगे। आपका पार्टी का नाम भी सामने आया और आपके पार्टी की मुखिया की बेटी का नाम भी शामिल है किस चीज में मैडम? दिल्ली शराब घोटाले मामले में। तो मैं जी। हाँ, मैं आपको बता दूं कि उस स्कैम में आपको एक बात मैं स्पष्ट बता दूं कि हर मामले में कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एफआईआर दर्ज होती है और के कविता जी के नाम पर कहीं भी किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि वो स्कैम में है? पहली बात। दूसरी बात, अरुण पिल्लई जी जिनको उनका सहयोगी बताया जा रहा था, हम ये कहा गया था कि उन्होंने ये बात स्वीकार की है कि के कविता से उनका रिश्ता है। जब अरुण पिल्लई जी को उनके सामने बिठाया गया था तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया था कि मैडम को मैं नहीं जानता हूँ। दूसरी बात। जी। तीसरी बात, फिर एक आरोप लगाया गया था कि उनके फोनों की जांच की जानी चाहिए। इन्होंने पूरे फोन अपने डिस्ट्रॉय कर दिए, जबकि वो बार बार बोलते रहे कि मेरे सारे फोन मेरे किसी कुक के पास, किसी प्यून के पास है, मेरे घर में ही काम करने वाले लोगों के पास मेरे सारे फोन है। लेकिन नहीं, तब तीसरी सुनवाई में के कविता जी ने अपने सारे फोन मीडिया के सामने ले जाकर दिखाते हुए ईडी के सामने रखे थे। उसके बाद में भी आप एफआईआर में नाम दिखा दीजिए हमें, तो हम मान लेंगे कि वो लिप्त है। और आप जिस घोटाले की बात करके आप जी। केजरीवाल जी को जेल में डाल सकते हैं, आम आदमी पार्टी के लिए आप एक्शन ले सकते हैं। केंद्र में बैठ करके आपने कोशिश तो बहुत की थी बीआरएस पार्टी की छवि खराब करने की, चंद्रशेखर राव जी की छवि खराब करने की, लेकिन क्योंकि यहाँ कोई इन्वॉल्व नहीं था इसीलिए आप उसमें सफल नहीं हो पाए और आगे भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि भ्रष्टाचार से बीआरएस का कोई लेना देना नहीं है? हाँ, ये कोई महज लेना आरोप देना नहीं है। भ्रष्टाचार अगर बीआरएस ने भ्रष्टाचार किया होगा, 3 तारीख को भ्रष्टाचार की बीआरएस की किस्मत भी डब्बों में ही है। 3 तारीख को जनता जवाब दे देगी। चंद्रेश जी, और जवाब नहीं दीजिए क्या- प्रिया जी सीधी की बात का। है, कह हाँ। रही हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है बीआरएस, और अगर ऐसा होता है तो जनता जवाब दे देगी। बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखिए, वो राजनीतिक पार्टी की अपनी कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, तो स्वाभाविक है अपने पार्टी के पक्ष में उन्होंने बात करेंगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी। लेकिन तेलंगाना की जनता सच्चाई जान चुकी है और वो ये भी जान चुकी है कि बिना कांग्रेस का तेलंगाना का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। तेलंगाना, यह चुनाव सिर्फ तेलंगाना में सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। जी। तेलंगाना के मान सम्मान, अस्तित्व, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा को सुरक्षित करने का चुनाव है। और तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए मूड बना लिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, किसी को तेलंगाना के विषय पर, राजस्थान के विषय पर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विषय पर भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। जी। देश की राजनीति की हवा बदल चुकी है और जब देश की राजनीति की हवा बदलती है तो सत्ता करवट बदलते हैं और करवट कांग्रेस की तरफ है। तेलंगाना में हम मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे और तेलंगाना में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। जी। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो उसको कहने की जरूरत नहीं है। चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा रहा और सब लोगों ने अपनी अपनी तरीके से बातें कही, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, इनकी पार्टी हो, उनकी पार्टी हो, जिसकी भी पार्टी हो, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। जी। और जनता के बीच सब लोग गए हैं। जनता को सारी बातें समझ में आ गई है, क्या करना है, नहीं करना है। इस बार वहां की जनता अपने हक और हुकूक की रक्षा करने के लिए वोट देने जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करने जा रही है, महंगाई के खिलाफ वोट करने जा रही है, विकास के पक्ष में वोट करने जा रही है। तेलंगाना की संस्कृति, परंपरा और वहाँ के नौजवान और महिलाओं के हितों में वोट करने जा रही है। जी। और इस बार वहाँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चलिए चंद्रेश जी, फिलहाल हमारे साथ अनिल गर्ग जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल गर्ग जी, अपनी बात रखिए। मैं अपनी बहन जो बीआरएस की हमारी साथी है उससे बात करना चाह रहा था जी। अभी उन्होंने बोला कि कविता जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था दिल्ली लिकर पॉलिसी में जो घोटाला हुआ, इसलिए उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुआ। मैं इनसे जानना चाह रहा था, जिनके खिलाफ एफआईआर हुआ है और जो लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, तो ये मानती है कि जो ईडी ने कार्रवाई की है, सीबीआई ने उससे पहले कार्रवाई की थी, वो उचित है, उसमें कोई बाइस नहीं थी ईडी और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत थे। जैसे उन्होंने बोला राहुल गांधी की सदस्यता इसलिए क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था, कोर्ट ने उनको अयोग्य ठहराया था, इसलिए उन्होंने माना कि वो तो ठीक था, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं था।
ऐसे ही का ये दिल्ली लिकर पॉलिसी में जो लोग जिनके खिलाफ FIR हुआ, जो जेल में भेजे गए, गिरफ्तार भी हुआ, ये मानते हैं क्या ये उचित है, गलत है, ये उचित हुआ, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई, यानी ये ईडी को क्लीन चिट दे रही है या नहीं? क्योंकि हो सकता है कल को ईडी किसी और अन्य केस में BRS के नेता के खिलाफ कोई उचित अगर उनको साक्ष्य मिल गया और कार्रवाई करे तो फिर ये बोलेंगे ईडी गलत है। तो फिलहाल तो नहीं हुआ है ऐसा, अभी तक के कविता जी बिल्कुल क्लीन है। तो अभी जो अब तक कार्रवाई उनका विचार में जानना चाह रहा था बीच में उनको बोलते हुए कि उनका क्या कहना है इस विषय में। जी, हमारे साथ अनिल गोयल जी भी मौजूद हैं। अनिल गोयल जी, तिरुपति से प्रधानमंत्री एक संदेश देते नजर आए। जी, प्रिया जी से जवाब तो ले लीजिए इस विषय पर। चलिए पहले प्रिया जी से जवाब ले लेते हैं। प्रिया जी, जल्दी से कम शब्दों में जवाब दे दीजिए। मेरे को थोड़ा सा वॉइस आपका कटवा, लेकिन मुझे समझ में आया कि ये सही है कि नहीं, आपने उसी के बारे में मुझसे पूछा है। तो FIR में जब नाम दर्ज नहीं है, तो जो 2 लोग पकड़े गए, 4 लोग पकड़े गए, हम उस चीज से तो खारिज नहीं करेंगे, क्योंकि जिस सवाल के ऊपर मैडम ने पूछा था कि कविता जी इसमें स्कैम में पाई गई, स्कैम में प्रूफ होने। प्रिया जी, मैं कविता जी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग आम आदमी पार्टी के जो नेता जेल में गए हैं इसी भ्रष्टाचार में, इसी लोकल पुलिस में, आप उनकी गिरफ्तारी को उचित मानती है कि नहीं? क्योंकि उनके खिलाफ सबूत। देखिए, जो गलत करेगा उसके साथ गलत जायज है। जो गलत, तो आप जो बोल रहे हैं मैं आपको उसका ही जवाब दूं। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होना जायज है, और उसके साथ इंसाफ, जो सही है इंसाफ होना जायज है। लेकिन चूंकि यह बात भ्रष्टाचारी की थी, इसीलिए मैंने केंद्र सरकार के ऊपर आपको बोला था कि सरकार केंद्र में बैठी हुई है। अगर कोई सरकार भ्रष्टाचार करती है तो उसको पूरा राइट है उसके ऊपर एक्शन लेने का। तब ये बात आपने लिक्कोल पे दी, तो लिक्कोल में अगर के कविता जी गलत होंगी तो बराबर, क्योंकि वो गलत नहीं है, वो ईडी के साथ, CBI के साथ बराबर कोऑपरेट कर रही है। उन्हें जब जब पूछताछ के लिए बुलाया गया है वो गई है, उनसे जो प्रूफ मांगे गए हैं अपना जो उसमें उस लिक्विड में स्कैम में ना होने के लिए वो उन्होंने दिए हैं, और FIR में उनका नाम नहीं है। तो इसके बारे में आप मुझे बता दें, जब वो है ही नहीं तो उनका नाम इस स्कैम में लिया जाना सही है क्या? चलिए, अनिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए। अनिल गोयल जी, मेरा सवाल आपसे है कि तिरुपति से प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले तेलंगाना की जनता को एक मैसेज देने की कोशिश की थी, क्या लगता है वो मैसेज जनता तक पहुंच गया है? देखो, निश्चित तौर पर जनता बहुत समझदार है, बड़ी समझदारी से उन्होंने वोटिंग करी है जी, और 3 तारीख को इसका परिणाम आ जाएगा। लेकिन हाँ, 3 तारीख तक हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मुंगरी लाल के सपने देखने का इन्हें अधिकार है, और 3 तारीख तक ये 5 स्टेटों में कर सकते हैं, 100 हम ही जीत रहे हैं, बाकी सबका सुपड़ा साफ है, उनको अधिकार मुंगरी लाल के सपने देखने का। जहाँ तक ये निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार की बात कहते हैं, पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी आज जमानत पर बाहर है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जी। ये भ्रष्टाचार की बात कर ही नहीं सकते, BRS भ्रष्टाचार की बात कर ही नहीं सकते, और निश्चित तौर पर ये कविता जांच के दायरे में है जो दिल्ली सरकार के उसके और उसकी कांड के अंदर शामिल है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार की जो आम आदमी पार्टी सरकार है वो भ्रष्टाचारी सरकार है, उसके साथ कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस उनके गठबंधन के हिस्सेदार है, यानी भ्रष्टाचारी चोर मुसेरे भाई दोनों मिलकर के देश को लूटने की प्लानिंग बना रहे हैं, और देश की जनता देख रही है कि वो इस तरीके से इनके बहकाई में नहीं आने वाली बात है। अब ये जातिवाद की बात कहते हैं, निश्चित तौर पर जातिवाद का जहर घोलना चाहते हैं, हिंदुस्तान को जातिवाद में बांटना चाहते हैं। और अभी इन्होंने OBC की बात की है कि OBC के मुख्यमंत्री सबके वक्त कहते हैं जी, हम देश के हर समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। OBC के मुख्यमंत्री बनाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो इनको क्या OBC नफरत है क्या? हमने तो आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति हमने बनाया है। हमने ये साबित करने की कोशिश करी है देश के हर गरीब से गरीब व्यक्ति को, हर गरीब से गरीब समुदाय वालों को, सबको आगे बढ़ाने के लिए विश्वास करते हैं। ये हमने करके दिखाया है, चाहे इसके अंदर किसी भी धर्म और किसी भी समाज के आदमी क्यों ना हो। और जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई का सोच है, तो मैंने वही कहा है कि जो सरकार के बिल्कुल हाथ में है, यानी राजस्थान के अंदर अगर ये टैक्स कम कर देते हैं तो डीजल पेट्रोल मंदा हो जाता है। इन्होंने टैक्स बढ़ा करके राजस्थान की जनता का खून पसीने कमाने को इन्होंने चूस रहे हैं, और उसके बाद में उसमें सत्ता शुरू है। इसी तरह हिमाचल के अंदर सरकार में आते ही इन्होंने टैक्स बढ़ा करके डीजल पेट्रोल के रेट वहां भी सबसे इन्होंने हाई करे हैं। तो जहां जहां कांग्रेस सरकार है वहां में महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भतीजावाद चरम सीमा पर है। और भारतीय जनता पार्टी में इनमें एक बात के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनाती है
और ये सनातन धर्म को गाली देने वालों के साथ गठबंधन करते हैं। ये फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस के अंदर फर्क मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी धारा 370 हटाती है, भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक खत्म करती है। ये व्यक्ति जो है वो लोकतंत्र की हत्या करते हैं। आपातकाल में जब 1955 में आपातकाल लगाई थी, इंदिरा गांधी की चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, तो रातों रात इमरजेंसी लगा करके सारे विपक्षी नेताओं को जेल में ठोका है। ये कांग्रेस का करके दिखाया है। चंद्रेश जी, अनिल गोयल जी की बात का जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, कह रहे हैं कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या करते हैं। लोकतंत्र की हत्या तो इन्होंने महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में किया, पूरा देश देखा। कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र में। अनिल जी बात रखने दीजिए जी। ये क्या बात, अरे भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के हाथ और पांव क्या पूरे सभी भ्रष्टाचार में पड़े हुए हैं। अनिल गोयल जी अरे अपनी बात का जवाब सुन लीजिए। अनिल गोयल जी जवाब सुन लीजिए सर। क्यों नहीं किया? और मैं आपको बताऊं, सीएजी ने अपने रिपोर्ट में माना कि आयुष्मान भारत कार्ड में गड़बड़ियां की गई। मेला में इन्होंने गड़बड़ियां किया। सीएजी का रिपोर्ट है। कोरोना काल में भारत के अर्थव्यवस्था अरबपति की संख्या 142 कैसे हो गई? अनिल गोयल जी इस तरीके से किसी की भी आवाज नहीं आएगी। चंद्रेश जी को आपकी ही बात का जवाब देने दीजिए। ये हमारे दो की सरकार है। ये बताए ना इन्होंने क्या किया है देश में। हमने रेल दिया, भेल दिया, गेल दिया, हमने IIT दिया, IIM दिया, हमने मनरेगा दिया, हमने सूचना का अधिकार दिया, हमने आवास योजना का मॉडल दिया, हमने नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय का मॉडल दिया, हमने हर गांव में प्राथमिक शिक्षा दिया, हमने लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया, हमने महिलाओं का संरक्षण के लिए कानून बनाया, बच्चों के संरक्षण के लिए कानून बनाया, वृद्धों के संरक्षण के लिए कानून बनाया, पर्यावरण के संरक्षण के लिए कानून बनाए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने केवल ये मुसलमान की बात करेंगे, हिंदू की बात करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे। चंद्रेश जी, प्रधानमंत्री कह तो रहे हैं, प्रधानमंत्री ने 5 राज्यों में चुनाव से पहले कह तो दिया। चंद्रेश जी सुन लीजिए जी। इंडेक्स पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की हिमाकत क्यों नहीं कर पाती? लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। इस पर क्या कहिएगा आप? क्या प्रधानमंत्री लगातार 5 राज्यों को चुनावों से पहले कहते आए कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी, तो प्रधानमंत्री ने खुलकर गारंटी दे तो दी है। गारंटी? अरे मैडम क्या बात आपने भी कह दिया। मोदी की गारंटी, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, टाइट फीस, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, टाइट फीस को भी स्विस बैंक से पैसा लाएंगे, टाइट फीस। उसके बाद काशी को क्योटो बनाएंगे, 200 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इंडिया को बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बुलेट ट्रेन कहाँ है? बुलेट ट्रेन से पूछिए कहाँ है? अरे महाराज, मोदी की गारंटी मतलब झूठ का पुलिंदा। मोदी मतलब झूठ सबसे आप तो पनौतियों लोग कहने लगे। अरे महाराज, मोदी की गारंटी पर क्वेश्चन हमसे मत पूछिए। मोदी के नाम पर जानती है आगे क्या है मैटर? हम गाँव गए हुए थे तो गांव में जो सबसे झूठा लड़का है, सबसे फरेब लड़का है, 420 है, उसको लोग कह रहे हैं मोदी है मोदी। अनिल गोयल जी जल्दी से इनकी बात का जवाब दीजिए, जल्दी से, वक्त की कमी है सर। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जितना मोदी को गाली देते हैं, मोदी को गाली देते भारत को गाली देने लगते हैं। इनका मोदी विरोध इतना हो चुका है और कौवे के काटने से भैंस कभी नहीं मरती। तो निश्चित तौर पर जो ये बात, जहाँ विकास की बात करें, वंदे भारत ट्रेन हमने चलाई है। इनके टाइम में 50 किलोमीटर से स्पीड से ज्यादा कोई ट्रेन नहीं चलती थी। आज 200 किलोमीटर स्पीड ट्रेन चल रही है जी। ये हमने करके दिखाया है। भैया अब चलिए, हमारे साथ अनिल गर्ग जी भी मौजूद है। सर माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। अनिल गर्ग जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर मुस्कुरा रहे हैं, जल्दी से अनिल गर्ग जी अपनी बात रखिए। मैं एक बात और, मैं भी चंद्रेश कुमार जी को सुन रहा था जी। चंद्रेश जी ने 2 बातें कही, एक कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है और दूसरा मोदी जी के लिए अपने काम का मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अनिल गोयल जी बात रखने दीजिए ना अनिल गर्ग जी को। बीजेपी बार लड़ाएंगे, अनिल गर्ग जी जल्दी से अपनी बात रखिए। अनिल जी माफी चाहूंगी सर, वक्त की कमी है। अनिल जी को जल्दी से अपनी बात रखने दीजिए। मेरा ये कहना था 1935 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए पर्सनल लॉ मिला
लाया था। जी 1935 का बिल आज तक मुस्लिम के लिए बदला नहीं गया, और हिंदुओं का बिल, हिंदू कोड बिल के नाम पे जो 1954 से छपड़ा है 4 बार बदला गया। तो अभी तक तो ये मुस्लिम को अपीजमेंट की राजनीति करते हुए उसको छूने तक की हिम्मत नहीं कर पाए। जो सरिया बिल 1935 में बना था, आज भी भैया भाजपा 10 साल में चलिए, आप सभी से मैं माफी चाहूंगी, इससे ज्यादा समय मैं नहीं दे पाऊंगी, माफी चाहूंगी आप सभी से। सर वक्त हो चला है, वक्त का अभाव है, आप सभी से बहुत बहुत माफी चाहूंगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और लोकतंत्र में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।